जो है प्रयोगवाद के एक अच्छे कवि रहे हैं। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, यानी संपादित किया। तार सप्तक में 7 कवि हुआ करते थे और एक तार सप्तक नहीं, कई तार सप्तक आए हैं। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना होगा। तो प्रयोग तो काव्य में सदैव तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग जो कि काव्य में सदैव होता रहा है, मतलब नया नया प्रयोग होता रहा है, काव्य में नयापन आता रहा है। यदि आदिकाल को देख ले तो उस समय की रचनाएं कुछ और तरीके से होती थीं। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में चेंज हो जाता है काव्य का तरीका, और उसके बाद आता है रीतिकाल। फिर आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के बाद फिर छायावादी युग आता है। छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी, फिर प्रणय मूलक कविता आती, फिर प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद को ही नई कविता कहा जाता है। तो देखिए, पर कलर चूज कर लेती हूँ। ओके, देखिए, प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 अज्ञे द्वारा संपादित किया गया। इसके बाद प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थीं जो नई संवेदनाओं, इनको याद रखिएगा, नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस युग में नए नए प्रयोग होते रहे हैं, चाहे वह भावाभिव्यक्ति हो, भावाभिव्यंजना हो, या फिर नए शिल्प हों, नए नए विषय को लिया गया प्रयोगवाद में, और नई कविता भी कहा गया इसको। और मुख्य रूप से अज्ञे जी, जो कि प्रयोगवाद के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे अरि ओ करुणामय प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे हम और बताएंगे इनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे, जो कि हमने अभी बताया कि प्रयोगवाद ये अपने नाम से ही जाना गया कि प्रयोगवादी युग में, यानी इस युग में आते आते प्रयोगवादी युग में नए नए प्रयोग होने लगे। अन्वेषण, आविष्कार, फिर नए नए विषयों को शामिल किया जाने लगा। जैसे देखिए, भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग, सब नए नए प्रयोग होने लगे। और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग प्रयोगवादी युग में हुआ। इन कवियों ने नए नए प्रयोग किए, अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है। किंतु अज्ञे जी ने इस नाम को नकार दिया। अज्ञे जी ने कहा कि प्रयोग साधन है, यानी प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह एक साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। अर्थात एक तरह से यदि देखा जाए तो प्रयोगवादी में यथार्थवाद को भी देखा गया, यानी जो भी अस्तित्व में आया, जीवन की जो सार्थकता है, जिसको कि कवि ने नज़दीक से महसूस किया, अनुभव किया, उसी को अपनी कविता का विषय बनाया। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो मध्यम वर्गीय समाज का ह्रासोन्मुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित किया गया। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया। जीवन में सामान्यतः जो आता रहता है, चाहे वह निराशा हो, कुंठा हो, अनास्था हो, जड़ता हो, संघर्ष हो, इत्यादि को प्रयोगवाद में स्थान दिया गया। देखिए, यहाँ पर है, स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया। जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की।
दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। देखिए यहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने इस बारे में क्या कहा है। इनका विचार है कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। नवीन प्रयोग का यानी सीधे सीधे समझ लीजिए प्रयोगवाद अर्थात नए नए प्रयोग। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। यानी कि शुरू में जो काव्य चला उसको तो प्रयोगवाद कहा गया, लेकिन प्रयोगवाद जब ज़्यादा विकसित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, पल्लवित हुआ तो उसी को नई कविता कहा जाने लगा। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी दोनों को एक माना गया। लेकिन जो शुरुआती समय था उसको प्रयोगवाद कहा गया, उसके बाद जो आया उसको नई कविता कही गई। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए कौन? प्रयोगवादी कवि। इस प्रकार से दोनों ही एक काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। निष्कर्ष रूप में 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवाद एवं 1953 के बाद की कविता को नई कविता कहा गया। हिंदी की नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है। नवीन विषयों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को इसकी प्रमुख विशेषता माना गया। भाई यदि नए नए प्रयोग होंगे तो नवीनता आएगी, और नई कविता का मतलब ही हुआ कि वह कविता जिसमें नवीनता हो, नयापन हो, वही तो नई कविता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद को भी नई कविता की विशेषताओं में समाविष्ट किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि कल्पना में नहीं जियो, वास्तविकता को देखो। अर्थात पहले के कवि यानी आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, यहाँ पर जहाँ हम लोगों को काल्पनिकता देखने को मिलती है, और आधुनिक युग में भी कल्पना का पुट है। लेकिन नई कविता और प्रयोगवाद में आकर कविता जो है वास्तविकता पर लिखी जाने लगी, क्योंकि व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित होना भी जरूरी है। केवल कल्पना में विचरण करने से तो काम चलेगा नहीं। यदि जीवन के यथार्थ को देखना है तो वास्तविकता को जानना जरूरी है। अतः कविताओं में यथार्थवाद को स्थान दिया जाने लगा। प्रमुख कवि और उनकी कृतियां देखिए। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ। यह कई बार आ गया और ये कई बार पूछा जाता है, सामान्य सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है और प्रयोगवाद का प्रारंभ भी 1943 है। ठीक है, जिनमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। हमने बताया कि तार सप्तक में 7 कवि रहते हैं। सप्तक से आप लोग याद रखिए 7 कवि। और ये जो पहला तार सप्तक है उनके कवियों का नाम याद कर लीजिए। तो नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और राम विलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी पार्ट को हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय।